आज हम बात करते हैं टॉपिक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार में। यानी कि ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट अप्लाइड पार्ट है। हमने पहले पढ़ा और पहले देखा। बड़े ध्यान से पूरा फोकस यहीं रखना। अब थोड़ी देर अपनी बातचीत बंद करो। हमने देखा आय, इनकम, उपभोग, एक्सपेंडिचर, बचत। अब तो आप इसके मास्टर हो चुके होंगे, कौन सी चीज़ कहाँ मूवमेंट करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा होता है निवेश का कॉन्सेप्ट, निवेश, इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वन इज उत्पादन या प्रोडक्शन। और जब उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन को सस्टेन कराने के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी। और रोजगार क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट? इट इज द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और इनकम, यानी आय के वितरण का साधन रोजगार कहलाता है। रोजगार वो तरीका होता है जिससे राष्ट्र अपनी जो संपत्ति होती है, राष्ट्र के पास जो ग्रोथ होता है नेशन के पास, वो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, पुनर्वितरित करता है। तो रोजगार, जैसे मान लो अभी मैं एक व्यक्ति हूँ, अर्थव्यवस्था के लिए मैं कोई काम नहीं कर हमारी बहुत सी बात हुई थी महिलाओं को लेकर। तो मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं आज कोई काम नहीं कर रहा हूँ। कल को अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ाने के लिए, अब मान लो ढेर सारा बिस्किट मांग आ रही है, ढेर सारी कारों की मांग आ रही है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो रही है, अर्थव्यवस्था ऊंचाइयों की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अचानक से क्या होगा? मांग बढ़ जाएगी यहाँ पर लोगों की उपभोग करने के लिए। तो उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। लैसेज फेयर पॉलिसी में एडम स्मिथ कहते हैं कि आपको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। राष्ट्र के हालात अच्छे हैं, बैंकों के पास अतिरिक्त पैसा है, राष्ट्र की जो है वो सरकार बहुत स्थिर है, एफडीआई आ रही है, तुम्हारे यहाँ बैंक रेट जो है रेशनल हैं, ब्याज दरें जो हैं। तो अब उसमें नतीजा क्या होगा कि आपका जो है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी कि भाई मुझे मशीनें हैं, मुझे काम करने वाले लोग चाहिए, मांग आ रही है अमेरिका से, हर जगह से सॉफ्टवेयर की, तो ढेर सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, बिस्किट बनाने वाले लोग चाहिए, तमाम ब्रेड बटर बनाने वाले लोग चाहिए। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? रोजगार बढ़ जाएगा। अब कल तक मेरे पास एक भी रुपया नहीं था, अब क्या हुआ? मुझे अचानक से जो है वो मुझे इनकम मिलनी शुरू हो गई, ठीक है। तो अब क्या होगा? वहां पर मुझे नौकरी मिल गई। तो नौकरी मिल गई तो अब मैं क्या करूंगा? मेरी इनकम बढ़ गई, मेरे पास 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, मेरे सस्टेनेबिलिटी आ गई। तो मेरी इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, तो फिर मैं मार्केट में जाकर अब मैं ही उत्पादन कर रहा हूं और मैं ही उपभोग कर रहा हूं। यही अर्थव्यवस्था का जो डुअल नेचर होता है बड़ा खूबसूरत होता है कि मैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक ऐसा व्यक्ति हूं जो नौकरी मांग रहा है। अब यही कोर समझ लीजिएगा, एक अर्थव्यवस्था के हिसाब से ऐसा व्यक्ति हूं जो नौकरी मांग रहा है, नंबर वन। और दूसरा, मैं अर्थव्यवस्था के हिसाब से एक ऐसा व्यक्ति हूं, जो ध्यान से इसको समझिएगा, और जो उपभोग भी कर रहा है। क्योंकि जब मैं नौकरी मांग रहा हूं तो मेरी इनकम तय हो रही है, मुझे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो मेरे पास इनकम आ रही है। और इनकम लेकर मैं, रोजगार मुझे क्यों मिला? क्योंकि मैं उत्पादन कर रहा हूं, मैं सप्लाई साइड पे भी खड़ा हूं और मैं ही जाकर कह रहा हूं, मेरा परिवार है, ठीक है, और घर के लोग हैं, दवा हो गई, खाने पीने का सामान हो गया, मैं ही मांग भी कर रहा हूं। तो मैं दोनों चक्रों पर खड़ा हूं और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से एक ऐसी श्रृंखला का हिस्सा हूं। इसीलिए मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था में चेन नहीं होते। वो सभी टीचर जो अर्थव्यवस्था को एक चेन के रूप में पढ़ाते हैं, वो इकोनॉमी के साथ बहुत अन्याय करते हैं। वो अपने स्टूडेंट को सोचना सिखाएं। मैं बहुत ही, मेरा एक निवेदन है कि जहां पर भी वो स्टूडेंट अपने जाएं, वो सिखाएं कि अर्थव्यवस्था एक साइक्लिक रूप में चलती है। जो व्यक्ति यहां रोजगार कर रहा है, जब उसको 10,000 रुपया मिलेगा, मान लो, वो क्या करेगा? वो जाएगा राशन की दुकान पे, कहेगा आज मुझे जो है अंडे दीजिए, आज आप मुझे चावल दीजिए, मुझे दाल दीजिए। तो यही मांग भी कर रहा है। और ये क्यों काम कर रहा है? क्योंकि ये उत्पादन में भी है, ये सप्लाई साइड पे भी है और ये डिमांड साइड पे। इसीलिए हमारा जो नेचर होता है इकोनॉमी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी जो डेमोग्राफी, हमारी जो आबादी है, वो उपभोग भी कर रही है और हमारी आबादी उत्पादन की एक आधार भी हो सकता है। अगर उसको मौका दिया जाए, उसको रोजगार दिया जाए, तो वो उत्पादन के एक स्रोत के रूप में, सस्ते लेबर के रूप में भी वो मौजूद है। देखो, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, समझ में आया चाहना है? इतना बेहतरीन नोट्स तैयार किया है कि एक एक चीज तुम्हारी कवर हो जाएगी। क्या पॉलिटी और इकोनॉमिक्स अलग अलग हो सकते हैं? नहीं, समझने की कोशिश नहीं करनी है। अनएम्प्लॉयमेंट, आज हमारे पास क्या है? आज हमारे पास, हमने इससे पहले पढ़ा, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ज्योग्राफी में भी हमने पढ़ा, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जनांकी लाभांश, क्योंकि हमारे पास युवा आबादी बहुत है, ये ना दो धारी तलवार की तरह होती है। तलवार का एक हिस्सा सामने भी मार सकता है, यानी कि हम संसार में विश्व विजय कर सकते हैं। ये दो धारी तलवार है, डबल एज शॉर्ड है ये। तो हम पूरी दुनिया में सस्ता श्रम दे सकते हैं, जैसे चाइना ने दिया। हम अच्छा लेबर फोर्स, स्किल लेबर फोर्स दे सकते हैं। हमारी डिपेंडेंसी रेशियो यानी आश्रितता अनुपात बहुत कम होता है। अब ये सारे शब्द आप जानते हैं। तो हमारे ऊपर कोई माता पिता या बहुत बच्चों का बोझ नहीं है। तो लेकिन दूसरा एक दिक्कत होता है, जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि जनांकी लाभांश शब्द यूज करते हैं, तो एक दूसरा भी बवाल है। ये बवाल है कि अगर आपने इसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, मतलब इसको आपने तो यही क्या करेगा? यही जो है वो दारू पिएगा, यही रेप करेगा,
ठीक है, यही एज होती। आतंकवादी संगठनों में अभी आज आपने सुबह पढ़ा होगा कि केरल की एक लड़की आईसीस में भर्ती होने के लिए गई। केरल में जो है बहुत से युवा जो है वो अफगानिस्तान में, आपने कल देखा शशि थरूर ने ट्वीट किया है कि वहां पर जो है 2 लड़ाके जो थे तालिबानी लड़ाके, वो मलयाली बोल रहे थे, यानी वो केरल के रहने वाले हैं। ठीक है, और महत्वपूर्ण तरीके से आप ये देखिए कि हमारे लोग वहां जा रहे हैं, कौन है? यूथ हैं। दुनिया भर के आतंकवादी संगठन उठा लीजिए, उसमें यूथ ही है पूरी दुनिया में, चाहे बोको हरम हो, आईसिस हो, तालिबान हो, ये सब में आप देखोगे उसमें यूथ ही यूथ भरे, जो बंदूक चला रहे हैं, जो लड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो यूथ है। यानी अगर इस यूथ को आपने सही रास्ता नहीं दिया तो आप एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हो। ठीक है, ये मार देगा। आज जब मुझे बताओ रेप कौन कर रहा है? ठीक है, आप देखोगे, या जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है वो कौन कर रहा है? आज हत्याएं कौन कर रहा है? छोटी छोटी चीज, सुपारी किलिंग, आपने देखा होगा नाम, 8,000 10,000 में जो है वो लोग एक दूसरे की हत्या कर दे रहे हैं। अभी एक जज को मार दिया गया। तो ये बेसिकली क्या है? दिस इज नथिंग बट द यूथ को अगर आपने सही टारगेट नहीं दिया। ड्रग्स कौन ले रहा है? अभी ड्रग्स रैकेट इतने बड़े बड़े पकड़े जा रहे हैं, सब कुछ है। तो ये यूथ है, बहुत जल्दी जो है ये भटक भी जाता है। तो उसको रोके रखने के लिए, उसको सही रास्ता देने के लिए एक ही तरीका है आपके पास, और वो है एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, ताकि ये तलवार जो दुनिया से आप जीतने निकले तो आपकी गर्दन ना काट दे। तो भारत एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठा हुआ है। इसीलिए मैं पॉलिटिक्स, जो प्रेजेंट पॉलिटिक्स होती है किसी भी पार्टी की, मैं उससे बहुत चिढ़ता हूं कई बार, क्योंकि हमें उस एंड पे नहीं दे। हमारे नेता ज्यादा, तुम्हें समझ में आ गया, पढ़े लिखे है नहीं, कोई वैचारिक। अभी मैं एक जो लीडर से बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो वो शिक्षाविद हैं और वो अभी अभी जो है वो गई हैं पॉलिटिक्स सेगमेंट में। बोली बताओ, मतलब हम जाकर रिसर्च स्कॉलर हैं, बोले बताओ ऐसे ऐसे लोग वहां ऊपर बैठे हुए हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा, उनको किसी भी चीज के बारे में नहीं पता कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है। लेकिन वो हेड बन के बैठे हुए हैं, सैलरी उठा रहे हैं सरकार से, और पूरे टाइम बकैती चलती है उनकी, पावर है उनके पास। तो ऐसे लोग हमारा देश चला रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इंप्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन इंप्लॉयमेंट को जब हम बोलते हैं ना, तो जो नेता होता है वो बोलता है कि हमें पार्टी, हमारी पार्टी को वोट दो, हम सरकारी नौकरी पैदा करेंगे। अब कल हमें समझ में आ गया होगा कि सरकारी नौकरी पैदा करना इंप्लॉयमेंट नहीं, इंप्लॉयमेंट का नेचर बिल्कुल अलग होता है। तो शुरू करें हम लोग अपनी क्लास। तो हमारे पास, भारत के पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, आबादी है। अब इस आबादी को साथ साथ लिखते जाओ, पॉपुलेशन यानी आबादी है, इसी रूप में लिखते जाओ। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। और कई बार हम नहीं, जैसे कल मुझे याद है जब मैं क्लास बंद कर रहा था, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था महिलाओं के बारे में कि कोई महिला ये फलाना काम कर रही है तो उसमें जो है वो कितने वो जीडीपी में कैसे योगदान, कुछ इस तरह का उसका प्रश्न था। अगर वो प्रश्न दोबारा मुझे पूछ लेंगे तो और अच्छा मुझे लगेगा। मुझे हल्का सा, मैंने उसको देखा था तो मुझे याद था। बेसिकली जो इकॉनमी होती है, वो लेबर जो होता है बड़ा ही एक अलग टॉपिक है, बहुत ही अलग एक कॉन्सेप्ट है। लेबर का मतलब होता है कि श्रमिक किसे कहते हैं, वो महिला पुरुष को नहीं जानता, वो श्रमिक को जानता है। और एम्प्लॉयमेंट का डिफिनीजन क्या होता है? जैसे आपने क्वेश्चन कहा कि खेतों में जो काम कर रहे हैं, घर के जो काम कर रहे हैं, देखो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि इफ आई एम डूइंग सम वर्क, वर्क अगेंस्ट वेजेस, लिख लो इसको, वर्क अगेंस्ट वेजेस। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि सर सभी हाथ को काम मिले, हर आदमी काम में लगा हुआ है, कोई खेत से जो घास खोद रहा, नहीं। वर्क अगेंस्ट वेजेस क्या होता है? यानी कार्य किसी पारिश्रमिक के तुलना में, जो पारिश्रमिक होता है, यानी कि उसको जो पारितोषिक बोलते हैं इसको हम लोग, जो वेजेस होता है, जिसको भत्ता कहते हैं, भुगतान कहते हैं। अगर मैं काम कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक महिला है अपने हस्बैंड के खेत में काम कर रही है, और किसी ने लिखा कि वो आय तो घर में आ रही है, लेकिन वो इकॉनमी के लिए उसके परिवार की आय हो सकती है, उसकी नहीं है। लेबर व्यक्तिगत होता है, ठीक है, क्या होता है? व्यक्तिगत होता है, पर्सनल होता है। मैं लेबर हूं, आप लेबर हैं, हम सभी लेबर हैं इकॉनमी में। मैं शिक्षा का लेबर हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं, उसके बदले मेरी अर्निंग हो रही है, तो मैं एक लेबर हूं, मैं सर्विस क्लास का जो है लेबर हूं। ठीक है, कोई कुछ बना रहा है, आप कल को जाकर गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट के लिए आप लेबर हैं, आपकी इंडिविजुअल। ठीक है, आपकी पत्नी क्या कर रही है, आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, आपके माता पिता कर रहे हैं, नहीं, आप क्या कर रहे हैं। और आप जो कर रहे हैं, सैलरी आपकी जो आ रही है उस काम के अगेंस्ट, वही आपका लेबर कर, वही इंप्लॉयमेंट होता है। याद रहेगा आपको, इंप्लॉयमेंट नॉट अबाउट कि आई एम डूइंग वर्क। कई लोगों को लगता था कि नहीं हम काम कर रहे हैं तो हमारा इंप्लॉयमेंट, नो, वर्क अगेंस्ट वेजेस, वर्क अगेंस्ट वेजेस। एक लाइन में अगर कभी इंटरव्यू में बोलने का मौका मिले, बोल दो वर्क अगेंस्ट वेजेस, यानी पारितोषिक, पारिश्रमिक के अतिरिक्त जो मुझे मिलेगा, उसके अतिरिक्त जो मुझे, उसके अगेंस्ट जो मुझे मिल रहा है, उसको हम लोग रोजगार कहते हैं। अगर मैं काम कर रहा हूं और मुझे उसके बदले जो है वो पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है, तो फिर अब क्या है? मैं फिर रोजगार में नहीं आता हूं। क्लियर है? निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। अरे अब कैसे इंसान हो, मैं पहले भी आपको लिखा चुका हूं, पिछली बार इंग्लिश में लिखा था तो हिंदी वाले चिल्ला रहे, इस बार हिंदी में लिख दिया तो इंग्लिश वाले चिल्ला रहे। कुल मिला के हिंदुस्तान शोर का देश है,
देखो पॉपुलेशन, जनसंख्या। अब पॉपुलेशन में हमारे पास पहला होता है लेबर फोर्स। तो पॉपुलेशन जो होता है वो एक ज्योग्राफिकल इकोनॉमिकल वर्ड हो गया, लेबर फोर्स प्योर इकोनॉमिक्स का वर्ड हो गया। तो पॉपुलेशन, जनसंख्या, मैंने इसकी डिफिनीशन क्या बताई थी? इन अ ज्योग्राफिकल रीजन जो है वो कितने लोग वहां रह रहे हैं, द नंबर ऑफ पीपल रिसाइड्स इन अ ज्योग्राफिकल रीजन, किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। लास्ट टाइम यही परिभाषा आपको बताई थी, तो उसको जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या में लेबर कौन है, यानी कि श्रमिक कौन है, वो अब हम बात करेंगे। तो पहला लेबर फोर्स के दो कैटेगरी होती है। ठीक है, होती तीन है, मेंस में तीसरा पूछा था तो इसीलिए तीसरा भी तुम्हें दे दिया। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन आया था, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, मतलब उस साल के सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से भी ये था कि एक तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, ये आपने सुना होगा, अभी तीसरा बताऊंगा तो और मजा आएगा। वो भारत में एक बड़ी समस्या है। एम्प्लॉयड लिखो, एक होता है रोजगार प्राप्त किया हुआ और दूसरा बेरोजगार होता है। तो रोजगार के लिए मैंने बताया वर्क अगेंस्ट वेजेस, लिख लो इसको, वर्क अगेंस्ट वेजेस यानी कार्य पारिश्रमिक के बदले, कार्य पारिश्रमिक के बदले, सिंपल सा डिफिनेशन है। ठीक है, और मैंने बताया एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट इज द वे टू रीडिस्ट्रीब्यूट द इनकम, यानी आय के वितरण का साधन होता है। एक एक लाइन में, ये पंच लाइन बोलते हैं इसको, कपिल शर्मा जैसे पंच मारता है ना, उसी तरह ये पंच लाइन है। ये लिख दोगे तो वो पूरी बात तुम्हारा, जैसे कहते हैं ना गागर में सागर, वो यहां आ गया कि जो वर्क अगेंस्ट वेजेस और ये आय के वितरण का साधन है, वे टू रीडिस्ट्रीब्यूट द इनकम। पारिश्रमिक का मतलब होता है कि मैंने जो कार्य किया मुझे वेजेस मिल रहे हैं, दैट इज अ वेजेस, पारिश्रमिक होता है। अभी हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, तो वेजेस यानी भुगतान मुझे प्राप्त हो रहा है, जैसे आप तनख्वाह कहते हैं, जैसे आप दिहाड़ी कहते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग होता है। तो मैंने कार्य किया, मुझे उसके बदले मिला। कार्य की प्रवृत्तियां क्या है, मतलब अनस्किल्ड लेबर है तो आपके घर में पेंटर आता होगा, मजदूर आते होंगे, वो दिहाड़ी लेते हैं। आप आईएएस बन जाते हैं, ठीक है, अधिकारी बन जाते हैं, तो आपके वेजेस अलग होंगे, आपको भी सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं कि सारा खजाना लूट ले जाओगे, सैलरी मिलेगी आपको कि भाई आपका जो है वो टीए डीए सब मिला के आपको 50,000 60,000 जो भी आपको पैसा मिल रहा है। आप प्रोफेसर हैं, आप टीचर हैं, तो सबके वेजेस होते हैं, यानी मैं जो कार्य कर रहा हूं उसके बदले मुझे भुगतान क्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, दूसरा जो हमारी समस्या, हमारा टॉपिक क्या, अनएम्प्लॉयमेंट। चलो देखते हैं अब अनएम्प्लॉयमेंट की डिफिनेशन क्या होती है, बेरोजगार किसे कहते हैं। ठीक है, तो कई कहते हैं जिसके पास काम ना हो। आज मैं आपकी धारणा बदल दूंगा इसमें, अगर ध्यान से सुनोगे तो आज आपकी धारणा बदल जाएगी। ऐसा नहीं है जिसके पास काम ना हो, इसकी डिफिनीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मान लो एग्जाम में पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेबल एग्जांपल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के लिए निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त जो है वो परिभाषा कौन सी होगी। ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिए, 4 परिभाषा दे दी। अब ये देखो इसका मतलब क्या होता है, कहता है डू नॉट हैव जॉब, डू नॉट हैव जॉब। आप यही तो कहते हैं जिसके पास नौकरी नहीं है साहब, जिसके पास काम नहीं है वो बेरोजगार है। नहीं नहीं, डू नॉट हैव जॉब जिसके पास रोजगार नहीं है बट एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब, ये सबसे, ये अगर भूल गए खत्म है खेल। तो इसका मतलब समझ जाएगा तुम रट कर आए हो। लिखो डू नॉट हैव जॉब, वो जिसके पास रोजगार नहीं है परंतु वह कार्य की खोज में है। वह जिसके पास कार्य नहीं है, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, वह जिसके पास नौकरी नहीं है परंतु सक्रिय रूप से, एक्टिवली सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश में है, नीडी है, चाहिए उनको। बहुत ही खूबसूरत डिफिनीशन है। अगर आपने ये नहीं लिखा, ये आपने मान लिया वो डू नॉट हैव जॉब ऑप्शन में दे दिया, खत्म है मामला। क्योंकि अभी मैं इसका काउंटर पार्ट भी लेकर आ रहा हूं। सो इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, परसेंट ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल टू दैट ऑफ लेबर फोर्स। लिखो परसेंट ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल टू दैट ऑफ द लेबर फोर्स, पूरी श्रम शक्ति। अब श्रम शक्ति में जनसंख्या नहीं होगा। अब 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप नौकरी नहीं दे सकते। आपको पता है कि भाई 18 साल हमारे यहां जो है आयु सीमा है, तो अब 18 साल से ऊपर वाले को ही श्रम शक्ति, यानी मैं कार्य करना चाहता हूं और मैं कार्य ढूंढ रहा हूं तो मैं श्रम शक्ति हूं, मैं योग्य हूं उसके, तो मैं श्रम शक्ति। अब कोई अस्पताल में पैरालिसिस पड़ा हुआ, कोमा पड़ा हुआ है, उसको तुम लेबर फोर्स नहीं कहोगे। तो हम जो कार्य कर सकने की क्षमता रखते हैं, वन हु हैव द कैपेसिटी टू डू वर्क, वो लेबर फोर्स है। तो जो अब डिफिनीशन आएगी अनएम्प्लॉयमेंट की वो अलग होगी। अब वो पॉपुलेशन की डिफिनीशन नहीं होगी। अगर ये वर्ड आप भूल गए तो आपके मार्क्स चले जाएंगे। हो सकता है ऑप्शन में आपसे पॉपुलेशन कह दे और आप पॉपुलेशन पर टिक लगा के आए कि पॉपुलेशन में कितने लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, गलत हो जाएगा। पॉपुलेशन में बहुत से ऐसे लोग हैं, पॉपुलेशन में बच्चे हैं, बूढ़े हैं जो कार्य नहीं कर सकते, कोई पैरालिसिस है, किसी को कोमा में है, आप उसको लेबर फोर्स में नहीं कर। लेबर फोर्स वो जो कार्य करने योग्य है और कार्य की खोज कर रहा है,
वन हु एबल एंड सर्चिंग फॉर ए जॉब। सो वो क्या हो गया, वो लेबर फोर्स हो गया। तो अब लेबर फोर्स के लिखो नंबर ऑफ द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल टू दैट ऑफ लेबर फोर्स, श्रम शक्ति के अनुपात में, श्रम शक्ति के अनुपात में, यानी आपके पास अभी समझाऊंगा, मैथमेटिकली समझाऊंगा, श्रम शक्ति के अनुपात में बेरोजगार लोगों का प्रतिशत, बेरोजगारी प्रतिशत कहलाता है, बेरोजगार लोगों का प्रतिशत बेरोजगारी प्रतिशत कहलाता है। फॉर्मूला लिख लो, अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज इज इक्वल टू बेरोजगारी प्रतिशत इज इक्वल टू बेरोजगारी की दर इज इक्वल टू, हम कहते हैं ना अभी जैसे अभी अखबार में आया था कि भारत की बेरोजगारी दर बहुत बढ़ गई है, 28% तक जो है वो कहा जा रहा है, और सरकार वो रिपोर्ट अभी दे नहीं रही है, किसी ने कहा 17% भी है। तो ये जो प्रतिशत आता है कि बेरोजगारी दर 17% है या 28% है भारत में, इतनी पहुंच गई, जम कर गई है, आप लोगों ने अखबार में पिछले 3-4 दिन में पढ़ा होगा डेफिनेटली। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज होता क्या है ये अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उसको मैं कैसे पढ़ना है। सॉरी, सो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट पीपल, लिखो अनएम्प्लॉयड पीपल, बेरोजगार लोगों की संख्या, ये फॉर्मूला याद रखना कि कितने लोग बेरोजगार हैं, यानी ये विलिंग है लेकिन इनको काम नहीं मिल रहा है। अनविलिंग के लिए अभी हमारा एक कैटेगरी, अभी तुम्हारी दिमाग बदल जाएगा इसमें। तो लिखो बेरोजगार लोगों की संख्या बटे लेबर फोर्स, दैट मींस श्रम शक्ति, भारत में कितनी श्रम शक्ति है। मान लो आपने कहा कि भारत में 80 करोड़ लोग हैं जो कार्य करने योग्य, एबल वर्ड इज इंपॉर्टेंट, योग्य हैं, मतलब स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, कार्य कर सकते हैं, और वो कार्य की खोज कर रहे हैं, एबल हैं, मतलब वो योग्य हैं। अब मान लो कोई बिस्तर पे पड़ा तो वो नहीं योग्य है, वो जो है योग्य नहीं है, योग्य है और कार्य खोज रहे हैं। मान लो 80 करोड़ लोग हैं तो उसको हम लोग लेबर फोर्स कहेंगे। अब देखो इसमें महिला पुरुष नहीं है, ये बार में अलग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बाद में हम करेंगे। तो ये पूरा लेबर, कोई महिला हो चाहे पुरुष हो, कहता है कि अगर ये काम करने योग्य है और ये काम करना चाहते हैं तो वो लेबर फोर्स हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं कितने लोग इसमें बेरोजगार हैं। तो मान लीजिए 100 लोग की लेबर फोर्स है और उसमें अभी पता चला क्या आ रहा है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट कितने गुणे 100, तो ये क्या निकल आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज निकल आएगा। जो आपके अखबार में पढ़ते हैं ना 17% लोग बेरोजगार हैं या फलाने % लोग बेरोजगार हैं, वो ऐसे निकल आता है। तो मान लो 100 लोग तुम्हारे लेबर फोर्स है, 100 लोगों में 40 लोग जो है वो क्या है, बेरोजगार है आज की डेट में। तो मुझे बताओ परसेंटेज कितना हुआ, 40%। 100 लोगों का लेबर फोर्स है, 40 लोग आपके बेरोजगार हैं, 100 में से 60 को रोजगार मिला हुआ, 40 लोग खाली घूम रहे हैं, फैक्ट्री के सामने खड़े हैं, रोजगार मांग रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज क्या हुआ, 100 हो गया, यानी 40% आपके लोग क्या है, बेरोजगार है। आप मैथमेटिकली निकाल सकते हैं। चलिए कैसे हम लोग गणना करते हैं ये जानना हमारे लिए जरूरी। लिखो 3 एग्जाम में आया हुआ, देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ डाटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। लिखो देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ डाटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी पे 3 प्रकार के, कौन आखिर ये बताता कौन है, अखबार में जो छपता है कि 17% है, 16% है, कौन करता है। एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्री एग्जाम के लिए। देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ डाटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी पर आंकड़ों के लिए 3 स्रोत उपलब्ध हैं, आंकड़ों के लिए 3 स्रोत उपलब्ध हैं। पहला इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी आपने देखा जाति जनगणना पे बहुत बवाल चल रहा है, क्योंकि अब जनगणना का समय 2021 हमारी जनगणना का साल है। हर 10 साल पे हम लोग जो है जनगणना करते हैं। तो अब हमारी जनगणना मतलब हमारे यहाँ पॉपुलेशन का क्या स्ट्रक्चर है, तो कितने लोग हैं भारत में, उसमें कितने बूढ़े हैं, कितने युवा हैं। तो रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, तो घर घर जाकर हम पूछते हैं, तो उसमें एक आंकड़ा होता है आपके यहाँ परिवार में कितने लोगों को रोजगार प्राप्त है। ठीक है, तो वहां से हमें पहला मिलता है रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। लिखो भारत की जनगणना, भारत की जनगणना। दूसरा एनएसएसओ, सबसे खूबसूरत रिपोर्ट आती है, सबसे बेहतरीन रिपोर्ट मानी जाती है एनएसएसओ रिपोर्ट। देखो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। एनएसएसओ भारत में ज्यादातर आंकड़े यही देता है। लिखो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट।
और तीसरी रिपोर्ट आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये रिपोर्ट किसके अंडर आती है, लिखो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लिखो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ये रिपोर्ट आती है। ये अपने आंकड़ों को, ये फाइनल इसको जो है वो क्या करता है, इस रिपोर्ट को फाइन करता है और वो प्रकाशित करता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट।